अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? सर आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अब ठीक है? अब ठीक है, मेरी आवाज़ सही है अब? यस सर, अब सही है। अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर बेसिकली एक ओवरव्यू है कोर्स का, मतलब कोर्स के बारे में बताया जाएगा कि इस कोर्स में होगा क्या, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या क्या होनी चाहिए इस कोर्स की, जो है तो इस डिग्री में अहमियत क्या है। और फिर उसके बाद जो है तो थोड़ा बहुत कोर्स के अंदर जो है तो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप लोग चूँकि सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी पढ़ के आए हैं, तो कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको आती होंगी। उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू इन क्लासेस में, चंद जो एक दो क्लासेस होंगी तो इसमें मिल जाएगा आपको। मगर कुछ जो प्रोग्रामिंग के वो हैं, कंसेप्ट्स हैं, तो वो आपको मतलब रिवाइज करने पड़ेंगे, दोबारा देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो इस्तेमाल होंगे जगह जगह पे। ठीक है, कोर्स का नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बेसिकली इस कोर्स का जो की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो सबसे पहली बात, अगर आप डिग्री के हवाले से देखें तो इसके अगले सेमेस्टर के आपके 2-3 कोर्सेज इसके साथ कनेक्टेड हैं, वो ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि कंप्यूटर साइंस में इन जनरल भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ये कोर्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक्चुअली अंदाज़ा हो जाता है कि डिफरेंट टाइप का डेटा मैंने किस फॉर्म में स्टोर करना है, किस तरह से मुझे किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए डेटा, मतलब किस स्ट्रक्चर में मैं उसे स्टोर करूं कि बेहतर तरीके से मेरे पास मैं उसको एक्सेस कर सकूं या वो कर सकूं। वो तो डिफरेंट चीज़ें जब हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका देख लेते हैं। ठीक है, सबसे जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि जो वेल नोन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, देखें बेसिकली यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं जो कि आपको नज़र आ रहा है, एक डेटा और एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये दोनों वर्ड्स मिलके इससे मतलब क्या बनता है। ठीक है, डेटा आपको पता है क्या होता है? क्या होता है, कौन बताएगा? Any raw fact and figure that is given to computer for processing. एग्जैक्टली exactly, बड़ा ज़बरदस्त जो है तो ये वो एफ वाला रटा है। वही है ना, पूरी डेफिनेशन बताइए आपने, ठीक बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे आप। तो एग्जैक्टली रा फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके पास होते हैं। ठीक है, फिर हम एक चीज़ और होती है जिसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसका भी बता दें। Processing form of data is called information. हाँ, डेटा को जब प्रोसेस करते हैं तो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, मतलब लेट्स से डिफरेंट डेटा आइटम्स को हमने इकट्ठा करके उससे कुछ इन्फॉर्मेशन बना ली वगैरह वगैरह। तो बेसिकली डेटा हमारे पास स्टोर होता है, हमने देखा है, मतलब आप जब नॉर्मली प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, कोड जब आप कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स में डेटा रखते हैं। देखा हुआ है ना, इंटीजर टाइप का डेटा आपने ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले लिया, लिस्ट में डेटा स्टोर कर लिया आपने। ठीक है, पाइथन में, सी प्लस प्लस में अरे में डेटा स्टोर कर लिया, स्ट्रक्चर्स में जो है तो डेटा रख लिया, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना लिए वगैरह वगैरह, इसी तरह से करते हैं ना। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं, ये जो मैंने नाम लिए हैं, लिस्ट हो गई, ठीक है, अरे हो गई, बेसिकली ये भी लिस्ट की ही एक फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से और कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, वो हो गए। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स में ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये ट्रीज और लिस्ट वगैरह, इनके जो मैं नाम ले रहा हूँ, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। अब हर एक के अपने फ़ायदे, अपने नुकसानात हैं, अपने यूसेस हैं। कुछ जगहों पे एक चीज़ बेहतर काम करती है, कुछ जगहों पे जो है तो दूसरी चीज़ बेहतर काम करती है। इसके अलावा आपके पास स्टैक है, यहाँ पे खैर लिखा भी हुआ है, ये स्टैक है, क्यूज़ हैं, ठीक है, ग्राफ्स वगैरह। तो ये पूरी कोर्स में इसमें यही डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जो है तो डिस्कस हो रहे होंगे। और हम हर एक स्ट्रक्चर को कहाँ पे यूज़ करना है, क्या फ़ायदा है अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे उसको यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह, उसके फ़ायदे नुकसान हम देखते रहेंगे। ठीक है,
तो इस कोर्स से बेसिकली ये जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास आगे के सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटाबेस के कोर्सेज होते हैं। तो बेसिकली इस कोर्स से आप उन कोर्सेज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। जो आगे के एडवांस कोर्सेज होते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐसी पढ़ लेते हैं कि वहाँ पे फिर आपको बड़ी हेल्प मिलती है उससे, ठीक है। ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स कुछ के जो हमने यहाँ पे नाम लिए हुए हैं, तो इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्चुअली इसका कोड करेंगे C++ में, जो कि लैब में आप करेंगे, और यहाँ पे कोर्स में भी आपको कुछ चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा और आपको कहूँगा कि उसमें कुछ दरमियान में चीज़ें मैं छोड़ूंगा, वो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि ये कोर्स पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। डेटा को हमने किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, अब उसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा चूज़ किया जाए, ठीक है, और कौन सा या बेहतर रहेगा किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में, वो बेसिकली इस कोर्स से हमें, जब हम ये पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो आपके पास कोई भी सिनेरियो होगा तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकेंगे कि इस सिनेरियो में ये डेटा मैं कहाँ पे रखूँ, ठीक है, या किस स्ट्रक्चर में इसे रखूँगा तो मेरे पास जो है तो बेहतर तरीके से वो प्रोसेस हो सकेगा एक किस्म का। अच्छा, तो आपके पास लेक्चर्स होंगे, वो तो ऑनलाइन हो चाहे ऑन कैंपस हो, तो वो आपके पास आपको डिलीवर होते रहेंगे, ठीक है। डिस्कशंस होंगी क्लास में दरमियान में। देखें, इस कोर्स को कोशिश मैं अपनी तरफ से ये करूँगा, और इसमें आपका जो है तो बहुत ज़्यादा दरमियान में वो होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इंटरेक्टिव रखूँ। जब भी मैं क्लास लूँगा, ठीक है, तो पिछली दफ़ा भी ये कोर्स मैंने पढ़ाया है रिपीट के स्टूडेंट्स को, तो उन्हें मैंने कहा था कि अगर तो फ़र्ज़ करें क्लास के दरमियान किसी चीज़ में आपको कहीं पे कोई इशू होता है तो आप डायरेक्ट वहीं पे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरह आप ऑन कैंपस क्लास में करेंगे एग्जैक्टली इसी को, इसको भी जो है तो हम उसी तरह से लेके जाएंगे, अगर तो ऑनलाइन होंगी तो भी, ठीक है। तो आपने सेशन को इंटरेक्टिव रखना है, कहीं पे कोई मसला हो तो आपने डायरेक्ट पूछना है, ठीक है। अच्छा, अब असाइनमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का, क्योंकि इस असाइनमेंट में एक्चुअली आपको मिलेंगी इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। असाइनमेंट्स में आपको बेसिकली मिलेगी इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कोई डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लास में करा दिया, उसके कोड के पीसेस मैं आपको समझा दूंगा, मतलब पूरा कोड मैं बोर्ड पे या कहीं पे भी सारा लिखा हुआ एक साथ आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो बड़ा आसान हो जाता है, आपको सारी चीज़ मिल जाती है और आपको फिर समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं पीसेस आपको कोड के समझाऊंगा छोटे छोटे, उन पीसेस से फिर आपने वो पूरा कोड बनाना है। कुछ सिनेरियोज में इस तरह से होगा कि मे बी एक आध फंक्शन मैं आपको समझा दूं और कहूँ कि दूसरा फंक्शन इस तरह से होता है, ये आप खुद करके लाएं। तो यूजुअली जो असाइनमेंट्स हमारी होंगी तो वो सारी इसी बेस पे होंगी, ठीक है। तो एक्चुअल अगर क्लास में आपको समझ आई है तो इम्प्लीमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका मेजर पोर्शन ऑलरेडी हमने क्लास में यूज़ किया होगा। तो मोस्टली हमारी जो असाइनमेंट्स हैं वो इसी पे बेस्ड होंगी। क्विज़ेस मैं सोच रहा हूँ कि लाजमी लूँ, ठीक है। ये अगर क्लासेस ऑन कैंपस होती हैं तो लाजमी बात है, अच्छा होगा, हम क्विज़ेस इधर ही ले सकेंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। क्विज़ेस मैं अनाउंस नहीं लेता, ठीक है, ये अनाउंस होंगी, मतलब पहले से आपको बताया जाएगा कि अगले वीक में फ़लाने दिन क्विज़ है, कौन कौन से टॉपिक्स में, सारा कुछ बताया जाएगा। मगर इसका मतलब ये है कि अगर मैंने पहले से अनाउंस कर दिए और आप फिर क्लास आपसे मिस हो गई तो आपसे फिर उसके अगेंस्ट कोई कंपनसेशन उसकी नहीं होगी, ठीक है। उस क्विज़ में आपके ज़ीरो लगेंगे अगर आपने क्लास मिस कर दी होगी। तो अगर क्विज़ पहले से अनाउंस हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने क्लास में लाजमी आना है ताकि क्विज़ आपसे मिस ना हो। यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ क्लास के शुरू में लूँ, मे बी एंड पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। सेशनल के एग्ज़ाम से आप वाकिफ़ हैं, ये दो होते हैं 15+15 वेट के, ठीक है। फाइनल का एग्ज़ाम 50 का होता है, तो आपका टोटल ये बन जाता है 15+15 30, और ये 50 आपके पास 80 मार्क्स ये बच जाते हैं। बाकी जो 20 रह जाते हैं तो उसको हम डिवाइड कर देंगे असाइनमेंट्स और क्विज़ेस में, ठीक है। यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे करूँ कि जो असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब लेट्स से मैंने किसी स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर पे आपको असाइनमेंट दी कि ये करें, वो असाइनमेंट आपने सबमिट की, क्विज़ यूजुअली उसी असाइनमेंट में होगा, ठीक है, ताकि पता लगे कि बंदे ने खुद से किया है कि नहीं, किसी से कॉपी करके बोला है, ठीक है। तो अगर तो फ़र्ज़ करें आपके क्विज़ के मार्क्स ख़राब आते हैं तो इसका मतलब ये कि असाइनमेंट आपने खुद नहीं की, तो उधर भी मार्क्स कटेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि असाइनमेंट खुद से करेंगे तो क्विज़ भी अच्छा होगा, ठीक है, वो अगर कॉपी करेंगे तो क्विज़ भी बुरा होगा, असाइनमेंट के मार्क्स भी ख़राब होंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्लेजरिज्म पे ज़ीरो टॉलरेंस है, टॉलरेंस, ठीक है। ये बात जहन में आपने रखनी है कि अगर तो फ़र्ज़ करें कहीं पे आपकी कॉपी पकड़ी गई
तो जिससे आपने कॉपी किया उसके भी ज़ीरो, जिसने कॉपी की है उसकी भी ज़ीरो। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, सर sir. असाइनमेंट ऑटो ग्रेडर पे होंगे सर? असाइनमेंट्स ऑटो ग्रेडर पे नहीं होंगे, वो आपको ऐसे ही मिलेंगे और आपने सबमिशन भी जो है तो ऐसे ही करनी होगी, वो डिपेंड करता है स्लेट पे मैं भी मैं दूँ। अच्छा, अच्छी बात है कि आपने ये पूछ लिया। एक और बात मेरे पास जहन में आई है कि देखें, ठीक है मैं मानता हूँ कि क्लासेस अभी फ़िलहाल ऑनलाइन स्टार्ट हो रही हैं और असाइनमेंट्स वगैरह अगर आपको दी जाएँ तो उसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत जो है तो एक आध दिन का आपसे आगे पीछे हो सकता है। तो उसके लिए एक बिल्कुल क्लियर रूल है जो यहाँ से ही अभी से मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको 3 लेट डेज अलाउड होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पूरे सेमेस्टर में जितनी भी असाइनमेंट्स हैं तो उसमें 3 लेट डेज आप वो कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से असाइनमेंट नंबर 1 मैंने दी, वो किसी वजह से आप एक दिन लेट सबमिट करते हैं। ठीक है, मैं हर एक असाइनमेंट में 3 दिन लेट तक एक्सेप्टेंस का वो स्लेट में रख दूंगा। मतलब वो आपसे असाइनमेंट लेगा मगर मुझे वहाँ पे दिखाएगा कि इसने लेट सबमिट की है। ठीक है, तो 3 लेट डेज अलाउड हैं हर एक बंदे को। इसका मतलब ये है कि आपने असाइनमेंट 1 में अगर एक दिन लेट सबमिट कर दिया तो आप एक दिन गवा चुके, 2 दिन रह गया। असाइनमेंट नंबर 2 में आपने लेट से 2 दिन लेट सबमिट की तो आपके लेट डेज ख़त्म हो गए। इसके बाद अगर आप कोई असाइनमेंट लेट सबमिट करेंगे वो कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, 3 लेट डेज आपको मिलेंगे। ठीक है, इसको चाहे आप एक असाइनमेंट में अवेल करते हैं, चाहे 3 असाइनमेंट को एक एक दिन लेट सबमिट करते हैं, या सिरे से अवेल करते ही नहीं है तो और अच्छी बात। ठीक है, मगर ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए मैंने 3 लेट डेज रखे हैं। ठीक है, तो इसका वो करेंगे ताकि ज़्यादा फिर आखिर में जो है तो मेरे पास वो ना बनेंगे सर मेरी असाइनमेंट भी ले लें, मेरी असाइनमेंट भी ले लें। तो असाइनमेंट्स आपने टाइम पे सबमिट करनी है। लेट सबमिशन बिल्कुल अलाउड नहीं है सिवाय इन 3 लेट डेज के। इसके दौरान अगर आप करते हैं तो सही है। ये बात समझ में आई है? इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक असाइनमेंट के लिए, इसका मतलब ये है कि पूरे सेमेस्टर के लिए आपके पास 3 दिन है, उसको आप एक असाइनमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको आप एक एक करके 3 असाइनमेंट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको आप सिरे से मतलब बिल्कुल अगर यूज़ ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इधर तक अगर कोई सवाल है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा जी, अच्छा टेक्स्ट बुक आपकी ये वाली है, मेरे पास शायद पड़ी हो सॉफ्ट फॉर्म में, मेरे ख्याल से ये वाली है कि एक और पड़ी हुई है। एक बुक मेरे पास है, वो मैं स्लेट पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, इट डजेंट मैटर अगर इसके अलावा आप कोई और बुक भी पढ़ना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉपिक सिर्फ जो मैं करा रहा हूँ तो वो आपको किसी भी बुक से मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये बुक हो गई, आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं या किसी भी और डेटा स्ट्रक्चर की कोई अच्छी बुक उठा के उससे पढ़ सकते हैं। मैं आपको मतलब इस चीज़ पे वो नहीं कर रहा, बुक आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई भी उठा के देख लें। एक बुक मैं आप लोगों के लिए स्लेट पे अपलोड कर दूंगा और गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा, तो एक तो आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी किसी बुक की मौजूद है, उससे पढ़ना चाहते हैं तो बेशक कोई मसला नहीं है, आप पढ़ सकते। अच्छा, ग्रेडिंग का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये तो फिक्स है 80%। ये जो 15 और 5% का लिखा हुआ है इसको मैं हो सकता है आगे पीछे करूँ, वो डिपेंड करता है कि क्विज़ेस कितने होते हैं, असाइनमेंट्स कितनी होती हैं। तो ये अभी कंफर्म नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता से आगे हमें सेमेस्टर का पता लगे कि ऑन कैंपस होना है कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। डिपेंड करता है क्विज़ेस कितनी होती है, असाइनमेंट्स कितनी होती है। ठीक है, मगर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जितनी ऑन कैंपस एक्टिविटी, इन क्लास एक्टिविटी हो सके वो बेहतर रहेगी, क्योंकि उसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है और क्लियरली पता लग जाता है। अच्छा, अटेंडेंस का ये है कि अटेंडेंस मैंडेटरी है। अच्छी बात यह है कि आप 100% अटेंडेंस रखें, क्योंकि क्लास अगर आपसे मिस होती है तो टॉपिक आपसे मिस होगा। मे बी वीडियो आपको मिल जाए उसकी, मगर यह है कि जो इंटरेक्टिव सेशन क्लास के दौरान होता है तो वो आपसे मिस हो जाए। और इस कोर्स में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आप क्लास के अंदर बैठे हों तो आपको एक्चुअली चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं, मगर क्लास आपसे मिस होती है तो बाद में कवर अप करना उसको वो जो है तो मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो यूनिवर्सिटी 80% आपको कहती है कि 80% तक अलाउड है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि 100% हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अटेंडेंस आपकी लगेगी
और जितने लोग होंगे तो उतनों की ही लगेगी, चाहे क्लास में एक ही स्टूडेंट क्यों ना बैठा हो। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सॉल्विंग असाइनमेंट्स यूर सेल्फ, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, असाइनमेंट्स खुद से करनी है। सही है, क्लास में अटेंटिव बैठना है, ये नहीं कि आप क्लास में आएँ, ठीक है, और बस सिर्फ लॉगिन हो जाएं और उसके बाद जो है तो मतलब बैठे हों और कुछ और कर रहे हों, आप मतलब टीवी देख रहे हो, मोबाइल में लगे हों और क्लास ना देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं दरमियान में रैंडमली किसी को भी आवाज़ दे सकता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस अनलेस यू आर क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब तक आपको समझ नहीं पड़ती मुझे आगे जाने ना आती, सिंपल सी बात, ठीक है। आप सवाल पूछें, मैं जवाब दूंगा, जितने आप सवाल पूछेंगे उतना मैं जवाब दूंगा, कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं दे रहा सवाल, आपके सवाल का जवाब, ठीक है। मगर सवाल ऐसा होना चाहिए कि वो आंसरेबल हो, इस तरह से ना हो कि आप कहें कि पूरा टॉपिक रिपीट कर दें, ठीक है। तो आप प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, जवाब आपको लाजमी मिलेगा। अच्छा, अब एक्चुअली हम आते हैं टॉपिक्स की तरफ। इधर तक अगर कुछ भी पूछना है आपने तो पूछ सकते हैं। वैसे एज सच तो ये इसमें से ज़्यादातर चीज़ें तो वैसे ही हैं जो कि पिछले सेमेस्टर में आप करते आ रहे हैं, मे भी कुछ एक आध चीज़ आपको डिफरेंट नज़र आ रही हो। तो अगर कोई सवाल है तो पूछें, नहीं है तो इसके बाद हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एक्चुअली चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से होती है। कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, अब देखें, आप लोगों ने पॉइंटर्स पढ़े हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस में। ये स्पेसिफिकली सी प्लस प्लस की बात हो रही है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सारी हमारी उसी में होगी। तो पॉइंटर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, पढ़े हैं ना? यस सर। यस सर। आप लोगों को तैमूर साहब ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी ना? जी सर। यस। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी रिवीजन है पॉइंटर्स की, ठीक है। तो इसमें से मे भी कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हों, कुछ लोगों को हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से आती हों, ठीक है। रिवीजन इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि अगली क्लास से डायरेक्ट हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा और इस कोर्स में आपको पॉइंटर्स बहुत हैवीली यूज़ होते हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। मुझसे कंप्यूटर साइंस के कुछ स्टूडेंट ये सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले मिले थे, तो उन्हें तो मैंने बता दिया था कि इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, या अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे क्लियर कर लें, क्योंकि इस कोर्स में पॉइंटर्स के बगैर काम नहीं चलता। इसकी लॉजिक बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर इसमें कोई मसला है तो वो अभी से जाके जो है तो आप अपनी मतलब क्लियर कर लें उसको, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि कंप्यूटर में हर एक बाइट का अपना कोई एड्रेस होता है, ठीक है। और एड्रेसेस होते क्या हैं? एड्रेसेस आर नंबर्स जस्ट एज एवरी हाउस इन अ लोकेलिटी हैज़ गॉट एन एड्रेस, ठीक है। तो जिस तरह से आपके इलाके में कहीं पे कोई घर होता है और उस घर का कोई एड्रेस होता है, तो इसी तरह से आपके पास मेमोरी में भी एड्रेसेस होते हैं जो कि कुछ नंबर्स होते हैं, दो के वो आपको जब दिखाए जाते हैं तो हेक्साडेसिमल में नज़र आते हैं, ठीक है। मगर मेमोरी में हर एक बाइट का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। जब भी आपका प्रोग्राम जो आपने कोड लिखा होता है वो जब मेमोरी में लोड होता है, ठीक है, मेमोरी में लोड होने का मतलब ये है कि जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो लाजमी बात है उसके अंदर जो वेरिएबल्स वगैरह और जितनी भी चीज़ें जिसको मेमोरी चाहिए होती है तो वो रैम में जाके लोड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन इट इज़ लोडेड इनटू मेमोरी ऑक्युपाइज अ सर्टेन रेंज ऑफ दीज एड्रेसेस, ठीक है। तो मेमोरी में जो जो जगह उसे मिलती है तो उसका एड्रेस होता है कोई, ठीक है। हर एक बॉक्स, मतलब लेट से कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है एक्स के नाम से और जो कि इंटीजर है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंट एक्स इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी में कुछ जगह होगी जिसका नाम एक्स हो जाएगा, उसके अंदर 5 होगा और इसका साइज कितना होगा इस बॉक्स का? 8 8 क्या? 8 बिट्स। नहीं, नहीं, 16 bits. नहीं, means ये कौन बताएगा? ये आप ही बता रहे हैं सर। मैं पूछ रहा हूँ, आपको आना What's चाहिए। सर क्वेश्चन रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया एक्स के नाम से, इसमें लेट से मैंने 5 रख दिया, ठीक है। लेट से हम कंसिडर करते हैं यूजुअली मेमोरी को जब हम शो करते हैं तो हम कहते हैं कि एक बॉक्स बन जाता है, ठीक है। बॉक्स नहीं बनता, मगर ये है कि हम शो इस तरह से करते हैं इसको कि ये बॉक्स बना, इसमें 5 स्टोर्ड है और इसका नाम एक्स है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेमोरी है जिसमें 5 स्टोर्ड है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये 32 बिट। 2 बाइट्स 4 बाइट्स। ये 4 बाइट्स का है और एक बंदे ने कहा 32 बिट्स, तो दोनों ने ठीक कहा हुआ।
4 बाइट्स या 32 बिट्स। ठीक है, इंटीजर आपके पास जो है तो C++ ने 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, ये जब जिस टाइम आपको डेटा टाइप्स करा रहे होते हैं उस टाइम बताते हैं। लॉन्ग फिर जो है तो इसके डबल लेता है, जो कि आपके पास बन जाता है 8 बाइट्स का, जो कि 64 बिट्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने 1 बाइट का कहा है या 8 बिट का कहा है तो वो एक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। बहरहाल हम बात जो कर रहे थे तो वो यहाँ पे ये कर रहे थे कि व्हेन इट इज़ लोडेड इनटू द मेमोरी, जब भी आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है, ठीक है, तो वो एक सर्टन रेंज होती है। मतलब लेट्स से मैं कंसिडर करता हूँ कि ये पूरी की पूरी मेरे पास मेमोरी है, सारी की सारी लेट्स से मेरे पास मेन मेमोरी है, मतलब रैम है। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम जब लोड होगा तो वो मेमोरी में किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके कुछ हिस्सा पकड़ लेगा। मतलब लेट्स से ये जगह जो है तो मेरे प्रोग्राम को मिल गई, तो इसका मतलब ये है कि इस मेमोरी के अंदर रह के ये अपने सारे ऑपरेशंस कर सकता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल्स को भी इधर से जगह दे सकता है, अगर कोड इसने स्टेटमेंट्स अपनी रखनी है तो वो भी इधर रख सकता है, और किसी चीज़ के लिए अगर इसे मेमोरी चाहिए तो ये जगह इसे मिली। ठीक है, इतनी जगह इसे मिली। ठीक है, तो इस जगह में जहाँ पे भी मतलब कुछ स्टोर होगा तो उसका कोई एड्रेस होगा। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ कि मैं यहाँ पे ये 5 यहाँ पे स्टोर्ड है और इसका नाम x है, तो इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन का कोई एड्रेस होगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरी वेरिएबल एंड एवरी फंक्शन इन योर प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है, हर किसी वेरिएबल का, हर किसी फंक्शन का, हर एक चीज़ का जो है तो आपके पास कोई ना कोई एड्रेस होगा। ठीक है, तो अब इन एड्रेसेस को यूजुअली हम यूज़ करते हैं, इसको स्टोर करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है पॉइंटर। ठीक है, तो पॉइंटर इसलिए इसलिए इसे इसलिए कहा जाता है कि ये मेमोरी में किसी स्पेसिफिक जगह को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब नॉर्मली अगर मैं फ़र्ज़ करें आपको कहूँ कि मुझे फास्ट यूनिवर्सिटी का एड्रेस बताएं, तो आप अगर पूरा एड्रेस बताते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप पॉइंटर हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी को आप पॉइंट कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि आप एड्रेस उसका मुझे बता रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे आपके पास C++ में वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं, उन वेरिएबल्स को हम पॉइंटर्स कहते हैं, क्योंकि वो मेमोरी में किसी जगह को पॉइंट कर रहे होते हैं, दो कि वो खुद भी मेमोरी में ही पड़े होते हैं, मेमोरी में ही किसी एड्रेस पे पड़े होंगे। ठीक है, ये क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। अच्छा जी, चले। अच्छा, अब देखें, नॉर्मली ये वेरिएबल डायरेक्टली कंटेन्स अ स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, किसी भी नॉर्मल वेरिएबल के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू पड़ी होती है, जिस तरह से यहाँ पे पीछे मैंने आपको दिखाया कि इंट x इज इक्वल टू 5, तो x के अंदर 5 की वैल्यू पड़ी हुई। ठीक है, इससे पॉइंटर कैसे डिफरेंट होता है? पॉइंटर ऑन द अदर हैंड कंटेन्स एन एड्रेस ऑफ द वेरिएबल दैट कंटेन्स द स्पेसिफिक वैल्यू। पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा होता है? पॉइंटर के अंदर एड्रेस पड़ा होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वही x लूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर 5 पड़ा हो, और मेरे पास एक और चीज़ हो, वेरिएबल हो पॉइंटर, लेट्स से उसे मैं ptr का नाम दे दूँ, तो बेसिकली इसके अंदर ये 5 मेमोरी में जिस लोकेशन पे है उसका एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, उसका एड्रेस इसके अंदर पड़ा होगा। अब ये पॉइंटर है, इसके अंदर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस आ सकता है। दो मतलब ये इधर इंटीजर को पॉइंट कर रहा है तो इंटीजर को ही रख सकेगा अपने पास, मगर ये है कि यहाँ पे एड्रेस होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसको पॉइंट कर रहा है। यूजुअली शो भी इसी तरह से करते हैं, ये एक एरो सामने बनाया होता है कि ये इस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, पॉइंटर ऑन द अदर हैंड कंटेन्स एन एड्रेस ऑफ द वेरिएबल दैट कंटेन्स द स्पेसिफिक वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास इस पॉइंटर में x का एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, पॉइंटर्स लाइक अदर वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड। तो जिस तरह और वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह से पॉइंटर्स को भी डिक्लेयर करेंगे। उसका तरीका क्या होता है कि आप वेरिएबल का नाम लिखने से पहले ये स्टैरिक लगा दें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस x को डिक्लेयर करता तो मैं लिखता इंट x इज इक्वल टू 5। मैं अगर इस ptr को डिक्लेयर करता तो मैं लिखता इंट, क्योंकि इंट टाइप के डेटा को पॉइंट कराना चाह रहा हूँ, स्टैरिक ptr। तो इस टाइम पे हुआ ये है कि मेरे पास एक पॉइंटर बन गया, मगर वो अभी 5 को पॉइंट नहीं कर रहा, तो कि यहाँ पे इमेज में मैंने दिखाया हुआ है, जो फिगर आपको नजर आ रहा है। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये पॉइंटर इस x को पॉइंट करे, तो मैं लिखूंगा ptr इज इक्वल टू x, और x से पहले मैं ये एम्परसेंड लगा दूँ, ये एंड का साइन जो होता है इसे एम्परसेंड कहते हैं। ये जिस भी वेरिएबल के साथ आप लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल।
ठीक है, एड्रेस ऑफ का पॉइंटर कहते हैं इसे C++ में। जब आप m% किसी भी वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो मतलब इसका ये होता है कि इस वेरिएबल का जो मेमोरी का एड्रेस है वो मुझे दे दो। तो ये करेगा क्या कि x का मेमोरी एड्रेस उठा के उसको ptr में रख देगा। तो ये जो एरो मैंने बनाया हुआ है ये चीज़ फिर आपके पास प्रॉपरली काम करना स्टार्ट हो जाएगी। इधर तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है? ये आप लोगों ने पढ़ी होगी ये चीज़ें, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मगर सिर्फ रिविजन के लिए करा रहे हैं आप। क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, यस सर, क्लियर है। अच्छा आप देखें, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि मे बी आपने ना पढ़ी हो वो ये है, और इसकी वजह से मसले भी बहुत ज़्यादा आते हैं, कि पॉइंटर शुड बी इनिशियलाइज ईदर व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड और इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। आप पॉइंटर को डिक्लेयर करते हुए, जिस तरह मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, इस टाइम पे भी कोई एड्रेस असाइन कर सकते हैं या बाद में भी कोई एड्रेस असाइन कर सकते हैं। मैं इधर इंट स्टैटिक ptr इज इक्वल टू m%x डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैंने बाद में किया। ठीक है, अब पॉइंटर में भी इनिशियलाइज टू 0, पॉइंटर को आप 0 भी असाइन कर सकते हैं या नल भी असाइन कर सकते हैं। 0 या नल का मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि ये पॉइंटर किसी चीज़ को भी पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, ये पॉइंटर क्या है, किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा। अब C++ में ये चीज़ करना ज़रूरी इस वजह से है कि आपके पास, आप जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें कोई चीज़ आपने नहीं रखी होती, तो आपने देखा होगा कि उसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी होती है। ट्राई किया कोई? यस सर, यस सर, यस सर। ले लें, उसको कुछ ना दें और उसको प्रिंट करने की कोशिश करें, वो आपको अजीब सी वैल्यू दिखाएगा। अब टेक्निकली हम कहते हैं कि वेरिएबल खाली है, मगर खाली तो वो हो नहीं सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ है। तो इसी तरह अगर आप पॉइंटर लेते हैं और पॉइंटर में आप उस टाइम कुछ एड्रेस नहीं रखना चाहते, तो हम अच्छी प्रैक्टिस ये है कि उसको 0 असाइन कर दें या नल असाइन कर दें। ठीक है, तो उससे एटलीस्ट इतना होगा कि उसके अंदर एड्रेस कोई नहीं पड़ा होगा। अगर तो उसके अंदर आप 0 या नल नहीं देते हो उसको, तो उसमें कोई एड्रेस पड़ा होगा, गार्बेज एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप फ़र्ज़ करें गलती से उसे यूज़ करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि वो मेमोरी के में किसी ऐसी जगह को जाके एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो कि शायद आपके प्रोग्राम को अलाउड ही ना हो। तो उससे फिर आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। बाज़ औक़ात ये स्टूडेंट्स के साथ ये मसला बहुत ज़्यादा आता है, वो फिर कहते हैं कंपाइलर में मसला है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपने पॉइंटर अगर ले लिया और अभी उसे यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसको 0 या नल असाइन कर दें, ताकि एटलीस्ट उस टाइम पे उसमें कुछ ना पड़ा हो। दूसरी बात ये कि इससे फ़ायदा ये होता है कि बाद में आप चेक कर सकते हैं कि पॉइंटर किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है कि नहीं, वो खाली है बिल्कुल। ठीक है, तो ये चंद बातें हैं जो कि जहन में आपने रखनी है। ठीक है, नल इज़ अ सिम्बॉलिक कांस्टेंट। ठीक है, ये जो नल आपको नज़र आ रहा है कैपिटल NULL, ये कांस्टेंट है जो कि IO स्ट्रीम में डिफाइंड है। तो IO स्ट्रीम तो हम मोस्टली तमाम के तमाम जो C++ का कोड होता है तो उसमें वैसे ही हमने इंक्लूड किया होता है। ठीक है, या अगर आप नल नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट 0 भी असाइन कर सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। अच्छा, इनिशियलाइजिंग अ पॉइंटर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट इट पॉइंटिंग टू अननोन और अनइनिशियलाइज्ड एरिया ऑफ द मेमोरी। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको लाजमी किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो 0 या नल से ही क्यों ना हो, अगर आप फ़र्ज़ करें उसके अंदर कोई टीचर ना डालना चाहते। अगर तो फ़र्ज़ करें आप नल या 0 से असाइन नहीं करते उसे, तो अगेन वही मसला होगा, उसके अंदर गार्बेज पड़ी होगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अननोन या अनइनिशियलाइज मेमोरी होगी। तो उसको अगर आपने गलती से कहीं पे यूज़ कर दिया तो एरर आएगा। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। जिस भी वेरिएबल के साथ ये m% लगता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल का एड्रेस आपको चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे पीछे हमने कहा कि m%x, तो इसका मतलब ये है कि x का मेमोरी में जो एड्रेस है वो मुझे दे दो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसे इनडायरेक्शन और डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है, जो कि स्टैटिक है। ठीक है, एक स्टैटिक तो हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हुए लगाते हैं, जैसे ये वाला है यहाँ पे। एक स्टैटिक फिर आगे पॉइंटर के साथ दोबारा भी लगता है, उससे पॉइंटर डीरेफरेंस होता है। ठीक है, उसकी एग्जांपल अभी हम मेरे ख्याल से आ जाएगी तो उसको देख लेंगे। अच्छा, ये अब एक एग्जांपल है जिसमें वही अगेन x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, मेमोरी में एक x वेरिएबल बन गया, इसके अंदर 5 आ गया। उसके बाद स्टैटिक ptr इक्वल्स टू नल, तो आपके पास ये पॉइंटर बना ptrr के नाम से, उसके अंदर अभी नल है। ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि बाद में फिर मिटाने में मसला होगा। बाद में उससे अगली स्टेटमेंट में क्या किया कि ptrr इज इक्वल टू m% है, जिसका मतलब ये है कि x का एड्रेस इसमें डाल दिया। तो ये अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दे।
ठीक है। इन द अबव स्टैटिक शोज PTRR द पॉइंटर वेरिएबल, ये पॉइंटर है, ठीक है। हुज टाइप इज इंट, टाइप इसकी इंटीजर है, ठीक है। दैट इज इट कैन ओनली कंटेन द एड्रेस ऑफ एनी इंटीजर वेरिएबल। ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि अगर तो पॉइंटर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके साथ डेटा टाइप जो आप देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ इसी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है, ठीक है। एक और चीज़ होती है, इस इंट की जगह अगर आप वर्ड लिख लें तो इस पॉइंटर में फिर ये खासियत आ जाएगी कि ये किसी भी टाइप के डेटा को पॉइंट कर सकेगा। ये अगेन आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली इसी में, ठीक है, एक स्टेटमेंट है। अगर तो मैं लिखता हूं कि सी आउट, इसी जो ऊपर कोड लिखा हुआ है इसी की कंटिन्यूएशन में स्टैटिक PTRR, ठीक है। तो एक स्टैटिक तो यूज़ होता है जब पॉइंटर को हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे ये स्टैटिक यूज़ हुआ है ये बताने के लिए कि ये जो PTRR है ये एक पॉइंटर है। बाद में अगर आप इसी पॉइंटर के साथ ये स्टैटिक लगाते हो तो ये बन जाता है आपके पास डीरेफरेंसिंग का ऑपरेटर। डीरेफरेंसिंग होती क्या है? रेफरेंस बेसिकली कहते हैं एड्रेस को। तो डीरेफरेंसिंग का मतलब ये है कि बेसिकली उस एड्रेस पे चीज़ क्या पड़ी हुई, ठीक है। स्टैटिक PTRR का मतलब ये होगा कि इस पॉइंटर वाले वेरिएबल में जो एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि बेसिकली x का है, उस पे वैल्यू क्या है। तो इस पे क्या वैल्यू आई, इससे क्या सी आउट, 5। ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा 5। अच्छा, एक और चीज़ मैं लिखता हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ M% PTRR तो इससे क्या आएगा, एड्रेस आएगा। एड्रेस है। किस ये पॉइंटर का एड्रेस आएगा। पॉइंटर का एड्रेस आएगा, मतलब मेमोरी में इस बॉक्स का एड्रेस होगा, ठीक है। इस बॉक्स का एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी से मुतल्लिक कुछ और सवाल करते हैं। मैं अगर लिखता हूँ M%X तो क्या आएगा, ये एक्स का एड्रेस आएगा। का एड्रेस आएगा, ये भी ठीक है जी। एक्स का एड्रेस आएगा। मैं अगर सिर्फ PTRR लिखता हूँ तो क्या आएगा, एक्स का एड्रेस। X का एड्रेस आएगा, क्योंकि PTRR के अंदर पड़ा हुआ X का ही एड्रेस है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें आपको आउटपुट सेम देंगी, ठीक है। इसी Yes, तरह sir. से स्टैटिक PTRR और X से भी आपको सेम ही चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये आपको X के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो बताएगी और ये भी आपको X के अंदर क्या पड़ा हुआ है वो बताएगी, ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, इसी तरह से आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं डीरेफरेंस करके। मतलब ये स्टैटिक PTRR इज इक्वल टू 9 जब आप करेंगे तो वो जो X वाला बॉक्स था हमारे पास जिसमें 5 पड़ा हुआ था, उसमें आपके पास क्या आ जाएगा 9। वो किस वजह से, क्योंकि ये PTRR इसको पॉइंट कर रहा था। तो मैंने इसे कहा कि तुम PTRR के अंदर जो एड्रेस है, सही है, वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उधर क्या डाल दो, उधर 9 डाल दो। तो इसने 5 की जगह यहाँ पे क्या डाल दिया, 9 डाल दिया, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, ये अब एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसे फुल स्क्रीन में करता हूँ और आउटपुट तो खैर नीचे नज़र आ रहा है, मगर इसको साथ में हम इसका मेमोरी में किस तरह से ये चीज़ हैंडल हो रही होगी वो साथ साथ बनाते जाते हैं, ठीक है। इंट x इज इक्वल टू 5, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया x, इसके अंदर आ गया 5। स्टैटिक PTRR इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो ये मेरे पास ये PTRR वाला वो बन गया, ठीक है। और इसमें नल है, मतलब खाली मैंने छोड़ा हुआ है। उसके बाद इसमें M%X, तो इसका मतलब ये है ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद सी आउट होगा PTRR, स्टैटिक PTRR, तो क्या प्रिंट होना है, नीचे नज़र भी आ रहा है मगर 5। ठीक है। तो ये हमारे पास ये 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद X प्रिंट हो रहा है तो X से 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक PTRR इज इक्वल टू 9 से क्या होगा, ये प्रिंट 9 को प्रिंट करेगा। नहीं ये तो मैं असाइन कर रहा हूँ, एड्रेस प्रिंट होगा। ये मैं असाइन कर रहा हूँ, ये वाली लाइन एड्रेस प्रिंट होगा, समझते हैं। वैल्यू ओवरराइट कर देगा। वैल्यू ओवरराइट कर देगा। वो ये कह रहा है कि PTRR जिस जगह को पॉइंट कर रहा है वहां पे जो वैल्यू है उसकी जगह तुम 9 डाल दो, तो इस 5 की जगह यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। मैं बाहर लिख रहा हूँ इससे, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये चीज़ नहीं है, ख़त्म नहीं हो रही मेमोरी से, मगर वहाँ पे चूंकि वो हो गया था तो इस वजह से इस तरह से मैंने लिखा।
अच्छा, इसके बाद देखिए सी आउट m%x, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि एड्रेस प्रिंट करो। हाँ, एड्रेस ऑफ x, ठीक है, जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये है। ठीक है, आप लोगों की डीएलडी का कोर्स था? नो सर। नो No, सर। sir. नहीं था। आप लोग नंबर Just सिस्टम से correct. वाकिफ हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से? Yes, थोड़ा बहुत. पढ़ा है लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। अच्छा, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। और ये बेसिकली आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, मैं आसान सी बात बताता हूँ ना, आपके पास होते हैं 0 से 15 तक नंबर्स, ठीक है, तो 0 से 9 तक तो की रिप्रेजेंटेशन इन डिजिट से ही होती रहती है। आगे 10 से 15 तक आपके पास ये इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। इसके पीछे जो 0 से 9 तक हैं तो वो एज इट इज़ है, बस ये फ़र्क है। सही है, ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे ये जो एफ आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब 15 है, और ये जो डी नज़र आ रहा है इसका मतलब 13 है। सर ये जो एक्स जो है, ये एक्स असल में ये चूंकि एड्रेस है तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, ये 0x ये इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये 0x के बाद आपके पास एक्चुअली मेमोरी का एड्रेस स्टार्ट हो रहा है। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपको पता लगे कि ये हेक्साडेसिमल सिस्टम का वो है, ठीक है जी। अच्छा, m%x से आपके पास x का एड्रेस आ जाएगा, जो कि अज्यूम इधर किया हुआ है कि ये होगा। ये एड्रेस लाजमी बात है, मेमोरी चेंज हो सकती है, तो प्रोग्राम को 2-3 दफ़ा रन करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। अच्छा, अब ये चीज़ देखें, ये स्टैरिक m%ptrr लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप देखने की ज़रूरत है कि इससे आएगी क्या चीज़। ठीक है, ये लिखा हुआ है स्टैरिक m%ptrr, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसे इस तरह से देखते हैं कि पहले जो ptrr के साथ जो वो लगा हुआ है, जो ऑपरेटर लगा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। तो इससे क्या आएगा, m%ptrr से बेसिकली ये ptrr का एड्रेस आएगा, ठीक है, यही आएगा ना। यस सर। हमने स्टैरिक लगा दिया, तो स्टैरिक का मतलब क्या है, डी रेफरेंसिंग है। तो इसका मतलब ये कि इधर से ये जो ब्रैकेट में चीज़ बंद है, इधर से जो एड्रेस आएगा उस एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि इस बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है, ये ptrr वाले बॉक्स में, तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। क्या का एड्रेस पड़ा हुआ सर? इसमें x का एड्रेस पड़ा, हाँ सर। ठीक है। तो इसीलिए देख लें जो अगली लाइन पे प्रिंट हो रहा है ना, ये और ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सेम है। ये देख लें, दो आउटपुट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, दोनों एड्रेसेस सेम। सर अब इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं कि m%स्टैरिक ptrr, तो इसको भी आउटपुट में देख लें वही चीज़ आ रही है, मगर हमने देखना है कि किस तरह से आ रही है। देखें, मैंने m% लगाया, स्टैरिक लगाया, ptrr लिख दिया, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखते हैं, स्टैरिक ptrr का मतलब क्या है, x की वैल्यू। नहीं, स्टैरिक ptrr का मतलब x है ना। यस सर। x के साथ मैंने m% लगा दिया, फिर तो क्या एड्रेस होगा, एक्स का एड्रेस की वही चीज़ प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसको चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसको कोई फायदा है सर? क्योंकि सर ये तो कैंसिल इफेक्ट कर लेते तो इसका कोई यूज हाँ, होगा ही? ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल कर रही है ना, एक एड्रेस दे रहा है और एक डी रेफरेंस कर रहा है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं ये। तो सर अगर रियल लाइफ में कोई एग्जांपल हो इसकी, मतलब रियल लाइफ में यूजेज में आपको नहीं मिलेगा ये कहीं पे, मगर बाज़ औक़ात इस तरह से होता है ना कि आपको ट्रिक करने के लिए कहीं पे लिख दिया जाता है, तो आपको सिर्फ पता हो कि इसको मतलब आपने अगर फ़र्ज़ करें इंटरप्रेट करना है तो इंटरप्रिटेशन इसकी होगी किस तरह से। बेसिकली एक जो ऑपरेटर पहले इसके करीब लगा हुआ है उसको उससे निकालने जो चीज़ आपके पास आती है और फिर बाहर वाला ऑपरेटर उस पर अप्लाई कर दें, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा। आपको मतलब सोचने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। सही है। इसके बाद देखें, इसके बाद ptrr को प्रिंट कर रहा है, तो लाजमी बात है ptrr के अंदर x का एड्रेस है, वो भी वही चीज़ आ गई। उसके बाद स्टैरिक ptr को प्रिंट किया जा रहा है, तो स्टैरिक ptr का मतलब ये है कि x, तो x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 9, जी सर। वो प्रिंट हो रहा है। और आखिर में सिंपल x को प्रिंट किया जा रहा है, तो वो भी 9, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंटर्स आपको आते हैं, मतलब यही है ना, थोड़े थोड़े बहुत। सर आते हैं, लेकिन सर ये डबल और ट्रिपल पॉइंटर्स भी होते हैं सर, उनका
वो जो पॉइंटर टू पॉइंटर की आप बात कर रहे हैं, जो पॉइंटर को पॉइंट कर रहे हो, जी सर। यूज़ होते हैं, मगर वो ये है कि यूज़ उसका है, बहुत कम आपको इस कोर्स में नज़र आएंगे। मगर उसका सिंपल सा एक वो ये है ना, लॉजिक उसकी ये है कि आपने एक पॉइंटर को, अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, कोई दूसरा पॉइंटर, उस पॉइंटर को पॉइंट करने की ज़रूरत अगर है, तो आप दो स्टैरिक उसके साथ लगा लेते हैं, बस बात ख़त्म हो जाती है। तो वो पॉइंटर टू पॉइंटर हो जाता है, एक पॉइंटर दूसरे को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है, आप एड्रेस असाइन कर सकते हैं। मगर यूजुअली इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका यूज़ काफ़ी कम है। ठीक है जी सर। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्यू और डिलीट के ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं न्यू और डिलीट के ऑपरेटर की तरफ। ठीक है, ये बेसिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ होते हैं, एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो कहीं पे भी किसी प्रोग्राम में, तो जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होता है, तो जितने भी वेरिएबल उसके अंदर आपने बनाए होते हैं उसको मेमोरी असाइन हो जाती है। ठीक है, वो मतलब जैसे जैसे आपके कोड में आ रहे होते हैं, वैसे वैसे उनको मेमोरी असाइन हो रही होती है, और जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन के अंदर आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है और वो फंक्शन रिटर्न कर देता है, तो वो वेरिएबल जो फंक्शन का लोकल वेरिएबल था, उसकी मेमोरी ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगी। मतलब अगर इंटीजर मैंने एक डिक्लेयर किया फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन जैसे ही रिटर्न होगा, तो वो जो 4 बाइट मेमोरी में लिए थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। बाद औक़ात आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करें। ठीक है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर तो आपको चाहिए होते हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको ये न्यू और डिलीट के ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इससे होता ये है कि आप रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर सकते हो और जितनी मेमोरी आप एलोकेट करना चाहते हो उतनी एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल क्रिएटेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या रन टाइम। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है, बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशल ऑपरेशन इज नोन एज डायनेमिक डेटा। ठीक है, इन सी प्लस प्लस ऑपरेशन इज न्यू। सी प्लस प्लस में जो है तो उसके लिए न्यू का ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके दो फॉर्म्स हैं आपके पास। एक डायरेक्टली इस तरह से कि आप न्यू लिखें और डेटा टाइप लिख दें। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू इंट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, ये मेमोरी में मुझे एक इंटीजर जितनी मेमोरी लेता है उतना एक बॉक्स बना के दे देगी। ठीक है, मतलब 4 बाइट्स। ठीक है, मगर मज़े की बात ये है कि ये मुझे एक नया इंट तो बना के दे रही है, मगर इस इंटीजर का कोई नाम नहीं है। ठीक है, इस इंटीजर का क्या है, कोई नाम नहीं है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि ये करते हुए हम इसको एक पॉइंटर को असाइन कर देते हैं। तो उससे होता ये है, मैं लिखता हूँ लेट्स से इंट स्टैटिक वैल्यू इक्वल्स टू न्यू इंट। ठीक है, मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरे पास एक पॉइंटर बन जाता है जिसका नाम वैल्यू होता है, और वो पॉइंट कर रहा होता है इस नई मेमोरी को। ठीक है, तो ये मेमोरी अब मैंने डायनेमिकली बनाई है। ये जो पॉइंटर बना है ये डायनेमिक नहीं है, ये नॉर्मल पॉइंटर है, ख़त्म हो जाएगा जब इसका स्कोप ख़त्म होगा। ठीक है, मगर ये मेमोरी तब तक रहेगी जब तक इसको मैं डिलीट ना कर दूँ। ठीक है, प्रोग्राम की लाइफ जब तक होगी तो तब तक ये रहेगा, जब तक मैं इसको डिलीट ना कर दूँ एक्सप्लिसिटली खुद से। इसी तरह से आपने डायनेमिक अरेज देखी होंगी, जिसमें आपने इस तरह से किया होगा कि इंट स्टैटिक लेट्स से ARR इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे लेट्स से साइज दिया होता है। फॉर एग्जांपल साइज का कोई वेरिएबल है, उसमें आपको कोई वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, साइज को कोई वेरिएबल है और उसके अंदर आपने कोई वैल्यू स्टोर कर दी, तो उतने साइज की ये आपको अरे दे देगा, ये वाली वैल्यू आप रन टाइम पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट फॉर्म इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ सिंगल वेरिएबल एट रन टाइम, और सेकंड जो है तो
वो एक अरे जो है तो आपको रन टाइम पे क्रिएट करके देता है। इधर आप डेटा टाइप देते हो और यहाँ पे आप फिर साइज दे देते हो, जैसे यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये चीज़ें तो आपको आती होंगी ना, याद है कि नहीं है? स्टूडेंट उस टाइम पे नहीं स्कूल सर, भूल गए, ये भूल गए यस सर, कि आप ये नहीं ये आपने रिवाइज करनी है, क्योंकि ये चीज़ एटलीस्ट ये जो न्यू और डिलीट की है और जो पॉइंटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इस कोर्स में। ये हमने पढ़ा ही नहीं है सर। ये नहीं पढ़ा हुआ? हमने नहीं पढ़ा नहीं सर। अच्छा चले, मैंने तो बता दी है ना, अब तो समझ आ गई ना थोड़ी बहुत। यस से भी नहीं आई सर। जी सर दोबारा बता दो जरा। अच्छा देखें देखें, चीज़ ऐसी है कि एक आपके पास नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मतलब लेट्स से मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इंट x, ठीक है, और इसे कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5, और ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन के अंदर था ये x। ठीक है, अब एक वेरिएबल बना, उसे मेमोरी असाइन हो गई 5, उसकी वैल्यू हो गई। जैसे ही वो फंक्शन एंड होगा तो ये मेमोरी क्लियर हो जाएगी, ये जो 4 बाइट मैंने दिए ये क्लियर हो जाएंगे ना, ये तो पता है आपको कि नहीं है? यस सर यस सही है, एक मिनट सबर करें, मैं ज़रा ये खोल लूँ इधर आपको बताऊँ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ना void और मैं कहता हूँ xyz, ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई। और एक मिनट यार, अच्छा अब ज़रा करते हैं void xyz कोई फंक्शन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके अंदर आया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x और उसको मैंने लेट से 5 असाइन कर दिया और इसके अंदर कुछ कोड मैंने लिख दिया है और यहाँ पे ये फंक्शन आके एंड हो। अब होगा क्या कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, लेट से इसको मैं कहीं से कॉल कर रहा हूँ xyz, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो मेरे पास जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये x बन जाएगा, 5 यहाँ पे आपके पास आ जाए। ठीक है, ये मेमोरी से असाइन हुई होगी। ठीक है, यस होगा ये कि जैसे ही इस फंक्शन का स्कोप यहाँ से इन ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक है ना, ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन पूरा का पूरा एंड होगा तो इसका मतलब ये है कि ये लोकल वेरिएबल बाहर तो एक्सेस नहीं होता ना हमारे पास, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि ये मेमोरी से खत्म हो चुका होता है। ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन एंड होगा तो ये x मेमोरी से खत्म हो जाएगा। अब कहीं और अगर ये फंक्शन दोबारा कॉल हुआ तो फिर एक और x बनेगा मेमोरी के अंदर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, फिर 5 होगी, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको मेमोरी भी ऑटोमेटिकली मिल रही है और फ्री भी खुद हो रहा है, मतलब मेमोरी भी खुद फ्री हो रही है इससे। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना? सर ये जैसे ऊप में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर, हाँ उसकी बात आप कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर खुद कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, अच्छा अब इसी के अगेंस्ट लेट से मैं एक और फंक्शन लेता हूं जिसको मैं लेट से नाम दे देता हूं ABC फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसके अंदर मैं कहता हूं, ठीक है, देखें सबसे पहले तो ये बात जरा समझें कि ऑपरेटर है आपका न्यू का, ठीक है, इसके बाद आप लिखते हैं डेटा टाइप, यहाँ पे देख लें इधर लिखा हुआ है न्यू और उसके बाद क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, तो उस टाइप का डेटा आपको मिल जाता है। मैं अगर लिखता हूं कि न्यू इंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेमोरी में मुझे एक इंटीजर के जितनी मेमोरी मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये न्यू इंट लिखता हूँ, ये वाला पोर्शन अगर सिर्फ लिखता हूँ तो मुझे ये 4 बाइट मिल जाएंगे, मगर इसको एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, आपको ये मेमोरी क्रिएट करके इसका एड्रेस दे देती है। ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई? सर समझ गए। जी सर। ठीक है, न्यू इंट का मतलब ये होगा कि एक नया इंट मुझे बना के दे दो, वो जो नया इंट बना के देगा उसका एड्रेस आपको लौटा देगा। अब वो एड्रेस मेरा काम है कि मैं किसी चीज में रखना चाहता हूँ कि नहीं रखना चाहता। तो अगर मैं रखना चाहता हूँ तो मैं एक पॉइंटर को असाइन कर दूंगा ना, एड्रेस मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉइंटर मेरे पास वैल के नाम से एक पॉइंटर बन जाएगा और ये पॉइंट कर रहा होगा इसको। अब मुझे इसको एक्सेस करने का एक तरीका मिल गया है। बात समझ में आ गई है?
यस सर, थोड़ा जी सर। पहले तरीका नहीं था, अब मुझे एक तरीका मिल गया इसको एक्सेस करने का। तो अब यही चीज मैं इस फंक्शन के अंदर लेट से लिखता हूं। मैं अगर लिखता हूं कि इंट स्टैटिक वैल्यू इज इक्वल टू न्यू इंट फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये कर लेता हूं, तो अब नोट करें कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है न्यू इंट, इसका मतलब ये है कि मैंने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट की है, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट की है। ठीक है, ये बॉक्स मेरे पास रन टाइम पे बना है ना, प्रोग्राम जिस टाइम रन हो रहा था तो उस टाइम पे बना है। ठीक है, ये वही नॉर्मल वेरिएबल है। ये जो इंट वैल वाला है ना, ये नॉर्मल वेरिएबल है। ये जैसे ही फंक्शन खत्म होगा तो आपके पास इसका वजूद खत्म हो जाएगा, ये मेमोरी से खत्म हो जाएगा, मतलब ये पॉइंटर खत्म हो जाना है मेमोरी से जब फंक्शन खत्म होगा। मगर न्यू इंट से जो डब्बा बना था ये वाला, ये मेमोरी में रहेगा, ये डिलीट नहीं होगा खुद ब खुद, इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मेमोरी आपने खुद एलोकेट की है, तो इसको आप फ्री भी खुद करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. जी सर। वो जो नॉर्मल एक्स हमने शुरू में लिया था वो खुद खत्म हो रहा था, ये जो डायनेमिक मेमोरी हमने एलोकेट की है खुद खत्म नहीं हो रही, इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, उसको खत्म कैसे करते हैं? आसान सा तरीका है, जहां तक आपको चाहिए वहां तक रहने दें। अब लेट्स से इस फंक्शन के एंड पे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो सिंपल सी स्टेटमेंट होती है डिलीट, और जो पॉइंटर उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसका नाम, डिलीट वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये वाला डब्बा खत्म हो जाएगा, ये तो खुद खत्म होगा ना ये वाला। इसका मतलब ये कि वैल्यू जिसको पॉइंट कर रही है वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये मेमोरी से खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, इधर मेमोरी एलोकेट हो रही है और इधर मैं उसको फ्री कर रहा हूं। ठीक है, यस सर। अच्छा, किसी को अगर कोई इशू हो तो पूछें। नहीं है? नहीं सर, फिलहाल जी सर। अच्छा, अब देखें इसी के अगेंस्ट एक और स्टेटमेंट है, जिसमें अगर आप फर्ज करें अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं इसी तरह से, ये तो एक वेरिएबल एक इंटीजर डिक्लेयर कर रहा है ना, अगर आप अरे डिक्लेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसका भी इसी तरह से तरीका है कि स्ट्रिंग, इंट, स्टैटिक, किसी भी टाइप के लिए कर सकते हैं। मैं इधर सिर्फ इंटीजर आपको दिखाने के लिए गया। ठीक है, अरे का कोई नाम इज इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है, न्यू इंट से सिर्फ एक इंटीजर मिलता था। अब यहां पे मैं ब्रैकेट लगा के इधर क्या करूंगा, यहां पे मैं दे दूंगा साइज। वो साइज कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, मतलब मैं एक इंटीजर ले लूं साइज के नाम से, यूजर से वो इनपुट करा के उसे मैं इधर दे दूं, तो ये जो अरे आपको देगा तो बेसिकली वो भी डायनेमिक होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? मतलब फॉर एग्जांपल इधर अगर मैंने साइज दिया हुआ है 4, तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास एक 4 की अरे बन जाएगी, 1 2 3 4, और इस अरे को पॉइंट कौन कर रहा होगा? ये ए डबल आर। ठीक है, मगर इसको एज अ नॉर्मल अरे आप फिर यूज कर सकेंगे, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए डबल आर में इंडेक्स 0 पे लेट से 5 डाल दो, तो यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब चूंकि ये भी डायनेमिकली बनी है ये पूरी की पूरी अरे, तो इसको भी डिलीट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? यही डिलीट का ऑपरेटर चाहिए होगा। थोड़ा सा फर्क है इसमें, बस आप सिर्फ लिखेंगे डिलीट और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे खाली, उसके बाद लिख देंगे ए डबल आर, तो इसे पता लग जाएगा कि मैंने पूरी अरे डिलीट करनी है, मतलब ये पूरी की पूरी चीज डिलीट हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा है और ये डी एलोकेट कर रहा है, डिलीट का ऑपरेटर। तो ये दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, न्यू और डिलीट के, जो कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करते हैं और डी एलोकेट करते हैं। ये जगह जगह इस कोर्स में यूज होंगे। ठीक है जी? यस सर। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये ऑलरेडी मैं आपको मैंने करा दी है, तो मतलब इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक बात हमें समझनी है कि
ये जो न्यू के ऑपरेटर से हमें मेमोरी मिलती है, तो ये हमें मिलती कहाँ से है? ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वो तमाम के तमाम मेमोरी में एक जगह होती है, प्रोग्राम को जो मेमोरी मिलती है उसमें एक जगह होती है स्टैक, वो वहाँ पे जाके उसको मेमोरी मिलती है। जो डायनेमिकली क्रिएट होते हैं, ठीक है, जिस तरह से न्यू के कीवर्ड के साथ जो बनते हैं, तो वो मेमोरी आपको मिलती है हीप से या फ्री स्टोर से, मतलब उसे हीप या फ्री स्टोर कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम को लेट से ये मेमोरी असाइन हुई, तो इसमें फिर सेक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ मेमोरी एक चीज़ के लिए होती है, कुछ दूसरी चीज़ के लिए, कुछ तीसरी चीज़ के लिए होती है। ठीक है, तो ये जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है वो आपको मिलती है हीप से। फॉर एग्जांपल वो ये वाली जगह है, तो ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल स्टैक है, तो वो जो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो द न्यू ऑपरेटर ऑब्टेन्स अ चंक और पोर्शन ऑफ मेमोरी फ्रॉम द फ्री स्टोर या हीप। ठीक है, फ्री स्टोर और हीप एक ही जगह के दो नाम है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, तो आगे जगह जगह फिर हम नाम यूज करते रहेंगे, तो आपको फिर ये पता हो। ठीक है, अ डायनेमिक वेरिएबल इज अननेम्ड एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से कि अगर तो मैं सिर्फ ये न्यू इंट लिखता हूँ तो आपके पास मेमोरी में जगह तो बन जाएगी, मगर उस जगह को एक्सेस करने का कोई तरीका आपके पास नहीं होगा। तो इसीलिए आप इसको एक पॉइंटर को असाइन करते हो, ताकि उस पॉइंटर के थ्रू फिर आप उसको एक्सेस कर सको। ठीक है, तो इधर एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है जो कि शायद आपके समझ में ना आए, ठीक है, मगर इसको फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इधर एक इंटीजर लिया, ठीक है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर लिया इज इक्वल टू न्यू इंट, तो इसका मतलब ये है कि एक नया इंटीजर बनेगा डायनेमिकली और उसका एड्रेस किधर चला जाएगा, इंट ptr। इसी तरह से नीचे कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर लिया है नेम str के नाम से, और उसको एक कैरेक्टर अरे डायनेमिकली असाइन कर दी है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, ये दो चीजें तो हमने कर ली हैं अभी तक। यस सर। मैं इस इंटीजर में ये 357 वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो इसका अपना कोई नाम तो नहीं है, मगर इसको इस पॉइंटर से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा कि स्टैटिक इंट ptr, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास वो नया इंट बना था और ये मेरे पास वो इंट ptr है, तो इसका मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो मैं जब स्टैटिक इंट ptr लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि 357 डाल दो, 357 इसमें आ जाएगा। ठीक है, डी रेफरेंस करके, क्योंकि पीछे हमने चीजें डिस्कस की थी। सही है ना? यस सर। इसी तरह से जी सर। एक फंक्शन है, वो कैरेक्टर अरेज के लिए यूज होता है। नॉर्मली अगर ये स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग में डायरेक्ट आप असाइनमेंट कर सकते हैं, मगर कैरेक्टर अरे में आपको अगर एक कैरेक्टर अरे से दूसरी कैरेक्टर अरे में डेटा ट्रांसफर करना है, तो ये स्ट्रिंग कॉपी वाला फंक्शन यूज होता है, strcpy। काफ़ी पुराना फंक्शन है, आजकल कोई यूज़ नहीं करता है इसको। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक में नेम str लिखा हुआ है, मतलब ये वाला वेरिएबल यूज किया हुआ है, और दूसरे में ये डेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 8 कैरेक्टर की अरे आपके पास बनी है, उसमें ये डेटा स्ट्रक्चर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये इस स्ट्रिंग को कॉपी करके इस वेरिएबल के अंदर रख देगा, मतलब इसका ये है, और वो वेरिएबल पॉइंट कर रहा है इस कैरेक्टर अरे को, तो जो 8 की कैरेक्टर अरे होगी उसमें डेटा स्ट्रक्चर चला जाएगा। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। ये पुराना फंक्शन है, आजकल अभी कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमारे पास अब स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो हम कैरेक्टर अरे को एज अ स्ट्रिंग यूज़ नहीं करते होते। पहले सी में जो है तो आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं थी, तो लोग कैरेक्टर अरे को एज अ स्ट्रिंग यूज़ करते थे, तो उसके लिए फिर अपने फंक्शंस थे। एक कैरेक्टर अरे से दूसरी कैरेक्टर अरे में आपने अगर कोई चीज़ डालनी होती थी, या पूरी की पूरी कैरेक्टर अरे में कोई स्ट्रिंग कॉपी करनी होती थी, तो वो इन तरीक़ों से करते थे। ठीक है, आजकल ये यूज़ नहीं होते। अच्छा, डिलीट का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर तो आपके पास एक वेरिएबल है, मतलब एक इंटीजर, एक कैरेक्टर या एक फ्लोट वगैरह आपके पास है, तो आप सिर्फ डिलीट लिखते हो और उस चीज़ को जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है उसका नाम लिख देते हो। अगर तो वो पूरी की पूरी अरे है तो आप डिलीट लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद स्पेस देके उस पॉइंटर का नाम लिख देते हो, तो उस पूरी की पूरी उसको डिलीट कर देता है। ये एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको अलग से जो लिखा था वो इधर दिखा दिया। इधर हम अरे को डिलीट कर रहे हैं, और ऊपर किधर गया, ऊपर यहाँ पे हम एक सिंगल
इंटीजर को डिलीट कर। ठीक है, तो फर्क सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल है, दो पॉइंटर्स के दरमियान वैल्यू आगे पीछे हो रही है, मगर इसका यूज़ है काफ़ी अच्छा। इसका वो है, दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ से हमें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ न्यू इंट, ठीक है, तो जब भी न्यू इंट आए एक बॉक्स बना लेना, ठीक है। इस बॉक्स का साइज कितना होगा, कितना होगा इस बॉक्स का साइज? 32 4 bytes. 4 bytes. 4 बाइट्स या 32 बिट्स, ठीक है। और ये मैं असाइन किसको कर रहा हूँ, ptr1 को। इसका मतलब ये है मेरे पास एक पॉइंटर आ जाएगा ptr1 के नाम से और वो इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से मैं न्यू इंट फिर आया, फिर मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, ये ptr1 है और उसको पॉइंट कर रहा है ptr2, तो एक और बॉक्स बनाया ptr2, इसने इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर, ठीक है। मैंने लिखा स्टैटिक ptr2 इज इक्वल टू 44, ठीक है, स्टैटिक ptr2 इज इक्वल टू 44। तो इसका क्या मतलब होगा कि ptr2 जिस बॉक्स को पॉइंट कर रहा है वहां पे 44 डाल, ठीक है। तो ptr2 किस बॉक्स को पॉइंट कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है ना। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सर ptr 44, जी जी ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ स्टैटिक ptr1 इज इक्वल टू स्टैटिक ptr2। इससे क्या होगा, कौन बताएगा? मैंने पेन रख दिया नीचे। सर, ये तो स्वैप हो जाएगा ना, स्वैप तो नहीं हो रहा, मतलब जो इसका हम ओवरराइड कर देगा सर। ptr1 के अंदर ptr2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा देखें, इसे कहीं ptr1 ptr2 को है वो एड्रेस करेगा। नहीं नहीं नहीं, देखें सबसे पहले तो ये देखें कि इक्वल टू के राइट साइड पे क्या है, स्टैटिक ptr2। स्टैटिक ptr2 का मतलब क्या होगा कि ptr2 जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू है 44 असाइन हो, तो इधर से आपके पास आ जाएगा, राइट हैंड साइड से आपके पास आ जाएगा 44, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से क्या आएगा, स्टैटिक ptr1। इसका मतलब ये इस बॉक्स की बात हो रही है, इसकी, ठीक है। तो आप ये 44 उठा रहे हो और इसको यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ptr1 इज इक्वल टू ptr2, इसका मतलब एड्रेस दे दिया इसको। ptr1 को अब मैं क्या आसान कर रहा हूँ, ptr2। इसका मतलब ये ptr2 के अंदर जो चीज पड़ी हुई है वो ptr1 के अंदर भी चली जाएगी, तो ptr2 के 44 एड्रेस आएगा, ptr2 का एड्रेस ptr1 को तो एड्रेस आ जाएगा। ये इस बॉक्स का एड्रेस पड़ा हुआ है ptr2 के अंदर, ठीक है, जिसको लेट्स से मैं xyz कह देता हूँ एड्रेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल आसानी के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि लेट्स से ptr2 के अंदर xyz पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है ptr1 के अंदर भी वो चीज आ जाएगी, तो ptr1 भी इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। और अब देखें यहाँ पे दो मसले। एक पहला मसला तो ये कि ये जो मेमोरी लोकेशन है अब ये हवा में है, इसको कोई भी पॉइंटर पॉइंट नहीं कर रहा, हवा में है ना। ptr2 तो कर रहा होगा ना, क्योंकि तो खाली वैल्यू असाइन की है, लेकिन ptr2 के पास तो वैल्यू है ना उसकी। नहीं कर रहा, उसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा, ये खाली है सर, इसको डिलीट करना है, गार्बेज वैल्यू है। उसको ptr1 पॉइंट कर रहा था और मैंने ptr1 में वो एड्रेस डाल दिया जो ptr2 के अंदर पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब ये ऊपर वाले 44 वाले डब्बे को कोई चीज पॉइंट नहीं कर रही। अब मसला ये है कि इसको एक्सेस करने का कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि उसको तो हम ptr1 से एक्सेस कर रहे थे। बात समझ में आ रही है ना। और ptr1 को तो हमने हटा दिया है, तो अब वो लटका हुआ है हवा में, उसको एक्सेस करने का कोई तरीका भी नहीं है और उसको डिलीट करने का कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि उसको डिलीट भी हम पॉइंटर के थ्रू कर रहे थे, पॉइंटर तो अब कहीं और पॉइंट कर रहा है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, मसला हो गया। पहला मसला जो हमारे पास है तो उसको एक साइड पे मैं लिख लेता हूं कि इन एक्सेसिबल मेमोरी, ऐसी मेमोरी है हमारे पास जो कि एक्सेस नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके साथ ये देख लें, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ये पहली प्रॉब्लम है, इधर भी मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम अभी हमारे पास आएगी, मैं कहता हूँ डिलीट ptr2, तो इसका मतलब ये है कि ptr2 जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट कर दो, यही मतलब है, ठीक है।
PTR2 इसको पॉइंट कर रहा है, ये मेमोरी से खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ना। जी जी। अब देखें मेमोरी से तो ये खत्म हुआ मगर ये एड्रेस तो नहीं मिटता ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, लेट्स से एक जगह है, किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे कोई घर बना हुआ है, आप उस घर को गिरा दें तो वो एड्रेस उस प्लॉट का फिर भी तो रहेगा ना, वो खत्म तो जी नहीं सर होगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली इसी तरह से मैंने ये मेमोरी खत्म कर दी है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रैम से वो चीज ही आपने निकाल ली है, वो मेमोरी खत्म हो गई। इसका मतलब ये कि प्रोग्राम को अब ये मेमोरी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। एड्रेस फिर भी पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 के अंदर इस मेमोरी का पड़ा हुआ है, मगर अब पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 के अंदर जो एड्रेसेस हैं उसको आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्राम को इजाजत नहीं है, अब आपने उसको डिलीट कर दिया ना, ठीक है। बात समझ रहे हैं? पॉइंटर 1 के जब अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है इसका, तो सर वैल्यू फिर वो तो वैल्यू तो चली गई, तो वो सिर्फ एड्रेस ही शो करेगा हमें। हाँ अगर हम लोग उसका हाँ, एक्सट्रा वो करें देखें ये मेमोरी अब प्रोग्राम को एक्सेसिबल नहीं है, आपका जो प्रोग्राम है ना वो इस जगह को एक्सेस नहीं कर सकता, दो के वो मौजूद है मगर उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, आपके प्रोग्राम को इजाजत नहीं है क्योंकि आपने डिलीट कर दिया उसको, तो इसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो दूसरी प्रॉब्लम अब क्या बनी, हमारे पास दो ऐसे पॉइंटर हैं, पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2, जो कि ऐसी जगह को पॉइंट कर रहे हैं जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं? ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं जो कि एक्सेसिबल नहीं है, तो इस तरह के पॉइंटर्स को कहा जाता है डैंगलिंग पॉइंटर्स, ठीक है, मतलब ये मंडला रहे हैं। तो अब जरा देखते हैं, हमने दो चीजें डिस्कस की, इनएक्सेसिबल मेमोरी जो कि ये वाली जगह है, और डैंगलिंग पॉइंटर्स ऐसे पॉइंटर्स जो कि ऐसी जगह को एक्सेस कर रहे हैं जो कि एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट अ डायनामिक वेरिएबल ऑन द फ्री स्टोर विदाउट एनी पॉइंटर पॉइंटिंग टू इट। तो देख लें आपके पास ये एक ऐसी मेमोरी है जिसको कोई पॉइंटर पॉइंट नहीं कर रहा ना, तो ये इनएक्सेसिबल मेमोरी हो गई, ठीक है। बात समझ रहे हैं? जी सर बिल्कुल। और दूसरी चीज को देखें, डैंगलिंग पॉइंटर, अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अ वेरिएबल दैट हैज बीन डीएलोकेटेड, मतलब इसका ये है कि डिलीट कर दिया हमने उसको, ठीक है। यस सर। मसले हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर ऐसी कोई मेमोरी की लोकेशन है जो कि डायनेमिकली एलोकेटेड है और उसको एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, अगर वो पॉइंटर आपने उससे हटाना है तो उससे पहले उसको डिलीट करें। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, पॉइंटर 1 इज इक्वल टू पॉइंटर 2, इससे ये पॉइंटर 1 हटाया ना इस मेमोरी से, तो ये करने से पहले मुझे पॉइंटर 1 को डिलीट कर देना चाहिए था ताकि ये जगह डिलीट हो जाती है, ठीक है। ये गलती एक मैंने की जिसकी वजह से मेरे पास इनएक्सेसिबल मेमोरी होगी, मतलब ये 4 बाइट्स वैसे ही अब गिरे हुए हैं, ना मैं इसको यूज कर सकता हूँ ना मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता इसके साथ, ठीक है। और डैंगलिंग पॉइंटर्स से मसला क्या होगा वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये पॉइंटर्स कहीं से गलती से आपने यूज कर लिया, ठीक है, मतलब मैंने स्टैटिक PTR1 अगर इसके बाद लिख लिया, ये डिलीट PTR2 के बाद, तो इसका मतलब ये कि ये इस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, इसके अंदर देखेगा कि क्या है, आपके प्रोग्राम को इजाजत नहीं है इसकी, आपका यहाँ पे प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पॉइंटर्स डैंगलिंग है, ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं जो कि जिसकी इजाजत नहीं है आपको यूज करने, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि लीविंग इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट्स ऑन द फ्री स्टोर शुड बी कंसिडर लॉजिक एरर, ठीक है, मतलब ऐसे वेरिएबल्स ऐसी मेमोरी जो कि ना डिलीट हो सकी हो, डायनेमिकली एलोकेटेड हो और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया हो हीप पे या फ्री स्टोर पे, तो ये एक लॉजिक एरर कहलाता है, ठीक है। इसको पहले डिलीट करेंगे, इससे फिर पॉइंटर हटाएंगे, ठीक है। और डैंगलिंग पॉइंटर्स भी जो हैं तो अच्छे नहीं है, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। सर जी सर पाइथन में तो ये सर खुद ही डिलीट हो जाते हैं। पाइथन में असल में इसको कहते हैं, ये जो चीज हम कह रहे हैं ना, ये डिलीट जो हम कर रहे हैं, इसको इधर कहा जाता है गार्बेज कलेक्शन। यस सर। जो गंद है वो आप खुद इकट्ठा कर रहे हैं, गार्बेज ये। और सर ये इनएक्सेसिबल का तो सॉल्यूशन हो गया, इसको हमने पहले डिलीट करना है। हाँ। डैंगलिंग का क्या सॉल्यूशन होगा? डैंगलिंग का ये है कि जैसे ही आप डिलीट कर दें तो उसके बाद आप दोनों पॉइंटर्स को नल कर दें, मतलब यहाँ पे PTR1 इक्वल्स टू 0 या नल, PTR2 इक्वल्स टू 0 या नल। ओके सर। C++ खुद से नहीं करता, तो ये आपको करना पड़ता है, वो मैं आपकी बात से एग्री हूँ।
पाइथन खुद से करता है, इवन जावा में भी खुद से होता है। वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली होती है, इधर आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो सर जी आज के लिए काफी है सर, वो काफी हो रही है। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। अगली क्लास में फिर इसको कंटिन्यू यस सर।